नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दशक पर नजर डालेंगे। एक ऐसा दौर जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1905 से 1917 के उस तूफानी दौर की। तो इस सफर में हम 4 बड़े मोड़ देखेंगे। शुरुआत होगी बंगाल के विभाजन से, फिर हम जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, इसके बाद हम समझेंगे कि आंदोलन के अंदर फूट कैसे पड़ी, और आखिर में बात करेंगे होम रूल आंदोलन से जगी एक नई उम्मीद की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1905 से। ये वो साल था जब ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में, आप कह सकते हैं, एक आग सी लगा दी, बंगाल का विभाजन। देखिए, इस फैसले को समझने के लिए हमें सिर्फ उन वजहों को नहीं देखना होगा जो बताई गईं। हमें पर्दे के पीछे झांकना होगा, असली राजनीतिक मकसद को समझना होगा, क्योंकि अक्सर जो कहानी बताई जाती है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग बातों देखने को मिलती हैं। अंग्रेजों ने दुनिया को क्या बताया? उन्होंने कहा कि भाई बंगाल प्रांत बहुत बड़ा हो गया है, इसे संभालना मुश्किल है, और हम पिछड़े हुए पूर्वी हिस्से में विकास लाना चाहते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है ना, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। असलियत ये थी कि वो बढ़ते हुए राष्ट्रवाद की कमर तोड़ना चाहते थे, और इसका सबसे आसान तरीका था हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म के नाम पर बांट दो। तो यहां से हमें हमारा पहला सबक मिलता है, किसी भी ऑफिशियल स्टोरी पर आंखें बंद करके यकीन मत कीजिए। हमेशा ये सवाल पूछिए कि इस फैसले के पीछे असली फायदा किसका हो रहा है। अंग्रेजों की इस फूट डालो और राज करो की नीति का जवाब भारत ने बहुत जोरदार तरीके से दिया, और इसी जवाब से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। इस आंदोलन का जो मूल विचार था ना, वो बेहद ताकतवर था। विचार ये था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस को ही राजनीतिक विरोध का सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे गया। तरीका बहुत सीधा था और इसके 3 कदम थे। पहला, विदेशी सामानों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार करो, यहां तक कि उनकी होली जलाई गई। दूसरा, अपने देश में बने उत्पादों यानी स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दो। और जब ये दोनों काम हुए तो इसका नतीजा निकला तीसरा कदम, लोगों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त भावना पैदा हुई। लेकिन इस आंदोलन में जोश की कोई कमी नहीं थी, पर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। ये आंदोलन अपनी इस जबरदस्त ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक मजबूत राजनीतिक संगठन बनाने में चूक गया। तो यहां से हमें मिलता है हमारा दूसरा सबक। किसी भी आंदोलन को शुरू करने के लिए जुनून और जज्बा तो ठीक है, लेकिन उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक ठोस संगठन का होना बहुत बहुत जरूरी है। और जैसे ही आंदोलन अंदर से थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, अंग्रेजों ने इस दरार को और भी चौड़ा करने के लिए अपनी अगली चाल चल दी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे हालात तेजी से बदले। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, लेकिन 1907 आते आते कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ी फूट पड़ गई, और बस इसी मौके का फायदा उठाकर 1909 में अंग्रेज ले आए मॉर्ले मिंटो सुधार। तो यहां हुआ ये कि आंदोलन को एक तरह से दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई, ये थी अंदरूनी चोट, और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने मॉर्ले मिंटो सुधारों के जरिए बाहर से एक और गहरी दरार पैदा कर दी। इन सुधारों की सबसे खतरनाक और दूरगामी बात थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब ये था कि अब मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही वोट दे सकते थे। ये एक तरह से भारत की राजनीति में धर्म के आधार पर बंटवारे को कानूनी तौर पर संस्थागत बनाने जैसा था, और इसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। और यहीं से हम सीखते हैं अपना तीसरा सबक। जब भी ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जिनका मकसद लोगों को बांटना हो, तो उनका असर आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इतनी फूट और निराशा के माहौल के बाद भी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। राष्ट्रवादी आंदोलन ने हार नहीं मानी, उसने खुद को फिर से इकट्ठा किया और एक नई ऊर्जा के साथ वापसी की। अब एक नई रणनीति सामने आ रही थी, एक ऐसी रणनीति जिसका मकसद था इस बिखरे हुए आंदोलन में दोबारा जान फूंकना। तो सवाल यह है कि इस वापसी का राज क्या था? राज था एक साझा लक्ष्य, एक ऐसा कॉमन गोल जिसके लिए सभी अलग अलग राजनीतिक गुटों को एक साथ लाया जा सके। इसमें हुआ ये कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे बड़े नेता एक साथ आए। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, होम रूल यानी स्वशासन हासिल करना। और उनकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग को भी इस साझा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए मना लिया। इससे राष्ट्रवाद के लिए एक नया और कहीं ज्यादा मजबूत मोर्चा तैयार हुआ। तो इस पूरे दौर का जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर सबक है वो यही है, जब भी कोई आपको बांटने की कोशिश करे तो उसका सबसे असरदार जवाब है एक कॉमन ग्राउंड, एक साझा मकसद ढूंढकर एकजुट हो जाना।
और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये रणनीतियां, बांटो और राज करो और एकता में ही शक्ति है, आज की दुनिया में आपको कहां कहां और कैसे कैसे दिखाई देती हैं। इस पर सोचेगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।